जय हिंद। आज 5 जुलाई का करंट अफेयर रहेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आगे की कोई मार्क्स सबको आती है। ठीक है, हम सब ने हर रोज ये इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आज 4 नंबर आ रहे टेस्ट में, कल 5 आएंगे, परसों 10 आएंगे, 15 आएंगे, लास्ट में 1 नंबर से आप हमेशा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो बच्चे देते हैं, हमेशा 1 नंबर से 2-3 मंथ स्ट्रगल करते ही रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लास्ट में वो टॉपर भी होते हैं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट करंट अफेयर्स है लास्ट मंथ के तमिलनाडु में डाले हैं। जो मेन करंट अफेयर है जुलाई का वो ये है। ठीक है, ये मैंने ऊपर लास्ट मंथ की करंट अफेयर ऐड किया है, इसलिए ताकि ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको ये रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानगनी फेस्टिवल कौन सा है? मानगनी फेस्टिवल जो टू पे वर्शिप टू कैरिकाल अमायार, ये किसको वर्शिप करता है? कैरिकाल अमायार, अम्मा अम्मा अमाया मीन्स अम्मा। ये कैरिकाल की अम्मा थी, एक बहुत पहले पैदा हुई थी, उसी को ये फेस्टिवल डिवोट किया जाता है। डिवोटी क्रॉन्ग मानगनीज फेस्टिवल्स टू पे वर्शिप, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी। ठीक है, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब हम एसएससी के एग्जाम देने जाते हैं तो हम आते ही बोलते हैं मैम ये इतना अजीब सा क्वेश्चन फेस्टिवल था, ये इतने डांसेस पूछ लिए, ये कभी हमने पढ़े नहीं थे, ये सारे करंट अफेयर्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। खाली हमने एक पेपर में ना एक के साथ सारे एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबकी तैयारी करनी होती है। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु इंडिया की टॉप मोस्ट स्टेट बन चुकी है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर में। ठीक है, और कितने रुपीस डॉलर्स में इसने एक्सपोर्ट किया है? 5.37 बिलियन। और सेकंड जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बनी है भारत की, उत्तर प्रदेश बनी है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो तमिलनाडु में 5000 सिटिंग कन्वोकेशन सेंटर बनाएंगे, जो देश का सबसे बड़ा कन्वोकेशन सेंटर होगा। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है 5000 सिटिंग कैपेसिटी है, आप याद रखिएगा। और उस कन्वोकेशन सेंटर का नाम एम करुणानिधि, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ज्यादातर रहे हैं तमिलनाडु के, उनके नाम पे रखा जाएगा। अम्मा किचन, सबसे पहले अम्मा किचन की शुरुआत भी तमिलनाडु में हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा होगा 2014, 15, 16 के बाद इंडिया में बहुत सारी किचन बनाएगी, बट अम्मा किचन जो है ये तमिलनाडु में बनाएगी। एक मोटरसाइकिल रैली हुई है, किसके लिए? ये प्रमोट इन्होंने सी कॉ को बचाने के लिए इन्होंने इस तरह की रैली ऑर्गेनाइज की थी, तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, सबसे ज्यादा सी कॉ इंडिया में पाई जाती है। और ये मोटरसाइकिल रैली कहाँ पे हुई थी? रामनाथपुरम। कहाँ पे? रामनाथपुरम तमिलनाडु ने ही ऑर्गेनाइज की थी, किसको बचाने के लिए? हाँ, सी कॉस्ट, जिसको दोगुना फिश भी कहा जाता है। चल भव्या, बोल तमिलनाडु की कैपिटल। चेन्नई। कैपिटल इज करेंसी रुपीज। ठीक है, तमिलनाडु भारत में ही है। कहाँ है? भारत में। हाईएस्ट पीक बोल भव्या। ओ भाई, हाईएस्ट पीक दोदा बेटा। कौन सा है? दोदा बेटा। दोदा बेटा इसका नाम है, दोदा बेटा नहीं, दोदा बेटा। और तमिलनाडु ईस्टर्न घाट में आता है या वेस्टर्न? ईस्ट भाई, ईस्टर्न घाट में आता। ठीक है, सदर्न पार्ट है, लास्ट कैपिटल है, यहाँ से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। ठीक है, और यहाँ की ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी हुई? बोलिए क्या भाई? जिंदा घाड़ा।
छिंदागाड़ा ईस्टर्न नाटू। और यहाँ पे क्या है, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। नीलगिरी हिल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाइए भाई। ये कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और कोई बोलिए, हम्पी। हम्पी कर्नाटका, तो ये क्या है, तमिलनाडु। ठीक। और महाबलीपुरम, महाबलेश्वर नहीं, मुंबई। ठीक है भाई, नहीं, महाबलीपुरम कहाँ पे है, मानो ग्रुप ऑफ महाबलीपुरम, ग्रुप ऑफ। भाई भी तो तुम याद ही नहीं कुछ करते तो क्या करना तुम्हारे साथ। मॉन्यूमेंट्स तुमको पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेट वाइज मैंने करवाई है कि तमिलनाडु में कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मुंबई में कौन सी है, गोवा में कौन सी है। पूरे टॉपिक करवाने के बाद भी तुम लोग बोलते नहीं हो। महाबलीपुरम और मैं नहीं करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये मैंने मॉन्यूमेंट्स लिखे तमिलनाडु के, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तमिलनाडु की नहीं लिखी है, ठीक है, क्योंकि अलग से टॉपिक करवा चुकी हूँ। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है। कहाँ पे है, तंजौर में। ये सबसे बड़ा टेम्पल है, इसके आर्ट एंड आर्किटेक्ट देखने वाला है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1987 में इसको ऐड किया गया था और ये सेंट्रल प्लेस ऑफ तंजौर में एस्टैब्लिश है। 1000 ईयर ओल्ड टेम्पल है, इसको टॉलेस्ट टेम्पल है ये एशिया का और दुनिया का भी, ठीक है। 3 देखिए, हाईएस्ट टेम्पल देखो, ये टॉलेस्ट टेम्पल है, हाईएस्ट टेम्पल और लार्जेस्ट टेम्पल। वर्ल्ड में कौन कौन से हैं, टॉलेस्ट टेम्पल जो है बृहदेश्वरा टेम्पल है। कौन सा है, बृहदेश्वरा टेम्पल। हाईएस्ट टेम्पल तुंगनाथ और लार्जेस्ट टेम्पल अंकोर वट। अंकोर वट कहाँ पे है, कंबोडिया, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अंकोर वट जो है कंबोडिया में, बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और हाईएस्ट टेम्पल तुंगनाथ, ये इतना कॉमन नहीं है, बट अंकोर वट बड़ी बार रिपीट हुआ है। 2012 से लेके 2016 के बीच बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इस टेम्पल को ये भी पूछा जाता है एसएससी में। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया है, राजा चोला ने। इसको कंप्लीट होने में 6 साल लगे थे। कितने साल लगे थे, यहाँ पे लॉर्ड शिवा को एस्टेब्लिश किया गया इसके अंदर और उनका नाम वहां पे पेरुवुदियार है। क्या है, पेरुवुदियार, तमिल में इनको बुलाया जाता है। वहां पे भगवान शिव के जो वाहन है नंदी को भी एस्टेब्लिश किया गया है। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। महाबलीपुरम, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2018 में 2019 में नहीं 18 में चाइनीज के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यहाँ पे विजिट किया था। यहाँ पे बहुत ज्यादा केव्स है, बुद्धिस्ट केव्स है, जैन केव्स भी मिलती है और बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी मिलते हैं। ये प्री एनिशियन, ये एनिशियन टाइम के है, ठीक है। ये एनिशियन टाइम के मॉन्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, चेन्नई से 58 किलोमीटर दूर है। पालवा किंग्स ने बनाया था 7th to 8th सेंचुरी के बीच में बनाया था और ये चेन्नई सिटी में पाया जाता है। ये मोनोलिथिक है, मोनोलिथिक में सिंगल रॉक कट से बना है और इसको पोर्ट सिटी इसको एज अ पोर्ट सिटी यूज किया जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पोर्ट सिटी कौन सी किंगडम के द्वारा बना, इसको एज अ पोर्ट सिटी यूज किया जाता था, कौन सी किंगडम के दोबारा। ये है पालवा डायनेस्टी, याद रखिएगा कौन सी है, पालवा डायनेस्टी। आपको एसएससी में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, इसके ज्यादा डेप्थ में मिलेंगे, इसके कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अभी आप सब बच्चे एसएससी के ऊपर टॉपिक लिखेंगे और इन क्वेश्चन को ऐड करते जाओगे।
जिनको मैं आपको बोलूंगी उनको आपने एसएससी का पूरा एक नोट बनाना है भाई, उसमें करंट अफेयर नहीं लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लिखोगे और यहाँ पे कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन कौन से पालवा किंग ने टेम्पल्स बनाए थे, ठीक है। इसमें से बहुत सारे टेम्पल्स जो थे सी में डूब चुके हैं, उनमें से एक महाबलीपुरम है जो क्या है जिंदा खड़ा है, ठीक है। महाबलीपुरम रिमेन स्टैंड, इसको एक गुड एग्जांपल है, द्रविडियन माना जाता है, द्रविडियन आर्किटेक्ट माना जाता है। शोर टेम्पल कितनी मार्क किया है, शोर टेम्पल ही वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ किस में आता है डैश, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड है। ये अलग से शोर टेम्पल नहीं है, इसके अंदर ग्रुप्स ऑफ में आता है, वो आप लोग महाबलीपुरम ही आता है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम में, ठीक है। ये ओल्डेस्ट टेम्पल है, 7 पगोड़ा भी कहा जाता है। हिमांशु को देख, आप भी महबूब देखिए, ब्लैक पगोडास, 7 पगोडास, ये क्वेश्चन आते हैं बच्चा, पगोडास एंड व्हाइट पगोडास, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। ब्लैक पगोडा बोलते हैं कोणार्क सन टेम्पल को, इसको बोलते हैं कोणार्क सन टेम्पल को। शोर टेम्पल को हम बोलते हैं, ये है शोर टेम्पल, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में शोर टेम्पल का आता है। और इंडिया के कौन सी करंट नोट के ऊपर शोर टेम्पल बना है, कौन सी, 50, 100, 200, 50 रुपये। और व्हाइट जो है, व्हाइट बोलते हैं कंबोडिया के अंकोर वट को, ठीक है। और एक अंकोर वट चेक कर लीजिएगा, अंकोर वट इसको बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन, ये भी आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आपको तो कुछ नहीं आता, कश्मीर के बच्चों को जितनी नॉलेज होती है ना, इसलिए वो इतने सारे आज आईएएस क्लियर करते हैं। इसलिए नहीं करते कि आईएएस का कोई उनको जुनून है, इसलिए नहीं, वो बेसिकली इंटर बहुत बढ़ता है, वो हमारे जम्मू के बच्चों से ज्यादा बढ़ते हैं, हमको पता है, हर सब्जेक्ट में मास्टर, ठीक है। वीरा केव टेम्पल्स जो है पालवा आर्ट एंड आर्किटेक्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल, ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम में है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। मीनाक्षी टेम्पल मदुराई में है, ये भी तमिलनाडु में है। ये मदुराई गॉडेसेस पार्वती को माना जाता है। यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किया है, पहले मैं जब भी आपको मॉन्यूमेंट्स कराती थी इनमें ये कम ऐड करती थी, क्योंकि अब एसएससी में कोई भी टेम्पल पूछते हैं, उसमें पूछते हैं कौन से गॉड को डेडिकेट किया गया है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया है, गॉडेसेस पार्वती जो लॉर्ड शिवा की वाइफ थी, इसको ही मीनाक्षी टेम्पल की देवी माना जाता है। गंजे फोर्ट भी तमिलनाडु में है, और यहाँ पे इसको एक और नाम से बनाया जाता है, ट्रॉय ऑफ द ईस्ट। किसके नाम से? ब्रिटिशर इसको गंजे फोर्ट को ट्रॉय ऑफ द ईस्ट के नाम से बुलाते थे, चोला डायनेस्टी ने बनाया था। किसने बनाया था? चोला डायनेस्टी ने। नटराजा टेम्पल न्यूज में भी रहता है, नटराजा टेम्पल, थलाई नटराजा गॉड शिवा को बोलते हैं, ठीक है। नटराजा गॉड शिवा एज द लॉर्ड ऑफ डांस, लॉर्ड शिवा इज आल्सो नोन एज द नटराजा, ये भी तमिलनाडु में है। ये सारे इंपॉर्टेंट मैं वो लिखना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट सारे बच्चा लिखने हैं, लिखने से सारे पॉइंट्स आएंगे तो याद भी रहेंगे, ठीक है। आप लिख रहे हो? फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के फेस्टिवल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहले मैंने सिंपल लिखी है, बात ये करना अच्छा आप लोगों ने, हम ये टॉपिक तैयार करके देना, ठीक है। थिरुवियूरू फेस्टिवल, थाईपुसम, नित्यांजलि डांस फेस्टिवल, महामहम, तमिल न्यू ईयर एंड कार्तिकेय दीपम, ये क्या है? फेस्टिवल्स ऑफ तमिलनाडु है। ये लोकल फेस्टिवल है वहाँ के, और जब भी एसएससी के एग्जाम आते हैं आपको लोकल फेस्टिवल्स होते हैं। अगर किसी का माइंड है कि वो केएस करे या आईएएस करे, ये सारी डेप्थ में चीजें आपको याद करनी पड़ेगी एक एक, ठीक है।
पहले एसएससी क्लियर होगा तो फिर उसके बाद आपका केएस आईएएस की तरफ मूव करोगे, क्योंकि एसएससी में आपकी डेप्थ को पकड़ लिया ना आपने एक बार, फिर कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं है, ठीक है। एनडीए, सीडीएस, एफकेट में इतनी डेप्थ से क्वेश्चन नहीं आते, बट एसएससी में बहुत डेप्थ, सीजीएल में बहुत डेप्थ से क्वेश्चन रहते हैं, और एग्जाम देने का मजा भी यही आते हैं, क्योंकि उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। जब आप पढ़ते नहीं हो ना, आपकी आंखों के नीचे गड्ढे नहीं पड़ते, ठीक है। एक एक करके आएगा आगे। थिरुवियारू जो फेस्टिवल है ये तंजवर में मनाया जाता है। आप यहाँ से क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप जिस बच्चे ने एसएससी दिया है उसको पता होगा कि पूछा जाता है ये फेस्टिवल जो होते हैं कौन से सेंट के नाम से मनाया जाता है, और ये किस चीज के किसको कंपोज करते थे, म्यूजिशियन थे, डांसर थे, क्या थे, ठीक है। सैंट त्यागाराजा, ठीक है, ये सैंट थे त्यागाराजा, म्यूजिक कंपोजर थे, और ये फेस्टिवल थिरुवियारू इनको डेडिकेट किया जाता है। थाईपुसम जो है फुल जब पूर्णिमा होती है तब ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। इस दिन जो लॉर्ड शंकर के यंगर बेटे कार्तिकेय उनके सम्मान में इसको मनाया, लॉर्ड सुब्रमण्यम, ठीक है। कार्तिकेय को साउथ इंडिया में सुब्रमण्यम के नाम से जानते हैं। अगर आपने साउथ इंडिया में सुब्रमण्यम बोलते हैं ना, कुछ साउथ इंडिया में बहुत कुछ बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज हमसे अलग होती है, ठीक है। सेकंड देखिए नित्यांजलि डांस फेस्टिवल। नित्यांजलि डांस फेस्टिवल जो है भगवान शंकर को डेडिकेट है, ठीक है। द वर्ड नित्या इज डांस एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंजलि इज ऑफरिंग, ठीक है। और महामहम जो है तमिलनाडु के छोटे से टाउन में सेलिब्रेट किया जाता है, कुंभाकोणम। कहाँ पे? कुंभाकोणम में। तमिलनाडु न्यू ईयर कब मनाया जाता है? अप्रैल में, और उस मंथ को तमिल में क्या बोलते हैं? पुथांडु। क्या बोलते हैं? पुथांडु। हिंदी में फर्स्ट जो मंथ होता है वैसाखी होता है। कौन सा है? चैत्र होता है। भव्या को आ गया। चैत्र हिंदी का पहला मंथ का, वैसाखी सेकंड होता है, और लास्ट जो होता है वो कौन सा होता है? फागुन। लास्ट कौन सा होता है? फागुन। भाई फागुन ही होता है, ठीक है। पोंगल 4 दिन मनाया जाता है। पोंगल जो है जब हम यहाँ पे मकर संक्रांति मनाते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन मनाते हैं, वहाँ पे पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में, और जेएनके में मकर संक्रांति मनाई जाती है। और काइट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अहमदाबाद। यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की जाती है। ये रहा तमिलनाडु। इसमें बहुत सारे पॉइंट थे, आज मैंने वो नहीं करवाए, ये पॉइंट थे क्योंकि हम तमिलनाडु के नेशनल पार्क बहुत बार कर चुके हैं। मद्दुमलाई, गेरियार, और कौन से हैं भाई? अन्नामलाई नहीं है, मद्दुमलाई, ठीक है। 5 नेशनल पार्क है तमिलनाडु के, वो आपकी बात रिवीजन कर ले। यूनाइटेड स्टेट ने क्यों क्या अभी क्या एड प्रोवाइड करने की बात की? किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट कितनी एड प्रोवाइड करेगा? 3 बिलियन। कितनी? 3 बिलियन पैकेज देगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बहुत सारी कंट्रीज जो है पाकिस्तान को इस टाइम एड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कुछ सालों पहले पाकिस्तान को इसकी मेंबरशिप से बाहर कर दिया था। रीजन ऐसा नहीं होता कि ये हमें ऑफर करते तो हम इनके यहाँ चले जाते, ऐसा कहीं भी नहीं है। क्या होता है, हर एक कंट्री अपना कंट्री, जैसे आप कमेटीज डालते हैं, पैसे देते हैं, ठीक है ना, हम उसके बदले हम उस पूरी एक मनी को इकट्ठे लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं? अपना कंट्रीब्यूट करती हैं, और जब कंट्रीब्यूट करना बंद कर देती हैं, जब वो लायबिलिटी बन जाती है तो वो उसको क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं, उसको किसी तरह की एड प्रोवाइड नहीं करते। जो आज हम बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक से इंडिया ने लोन लिया, इंडिया ने लोन नहीं लिया होता। इंडिया ने वर्ल्ड बैंक में अपना कंट्रीब्यूट दिया था, उसकी जगह उसने क्या किया? एज टर्म हम लोन यूज करते हैं, अपने ही पैसों को और ज्यादा पैसों के साथ मिला के कोई भी रोड के प्रोजेक्ट खड़े करते हैं, एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। इन सारी मनी को हम किसी अलग अलग फील्ड में यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए इंटरनेशनल ये यहाँ पे इसलिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। अब एक कंट्री यूएस सामने आई है जो पाकिस्तान की हेल्प कर रही है, और कितने $1 बिलियन में कर रही है? $3 बिलियन में।
ये याद रखना। पाकिस्तान इंडिया की नेबरिंग कंट्री है और पाकिस्तान के नेशनल गेम को क्या कहा जाता है? कबड्डी नहीं यार, क्या कहा जाता है? हॉकी। और बांग्लादेश की नेशनल गेम को इंडिया की हॉकी। बड़े मजेदार है, हम दोनों एक साथ अलग हुए, एक साथ आजाद। ठीक है, अभी तक हमारे देश में हॉकी नहीं, हॉकी जो है नेशनल गेम में नहीं बनी। कितने मजेदार हम, जबकि हॉकी ने ओलंपिक्स में 8 गोल्ड लाए। कितने? 8 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। 8 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर लाने के बाद भी अभी तक हमारे देश में पहली जो नेशनल गेम है हॉकी नहीं है, डी जूरिया में है। अभी सोचेंगे कि हॉकी को नेशनल गेम बनाना है कि नहीं, क्योंकि हॉकी की फंडिंग कम होती थी, क्रिकेट में ज्यादा फंडिंग होती थी इंटरनेशनल लेवल में। तो क्रेज की वजह नहीं बेटा, ये भी बड़ी गेम। जब इंडिया पार्टीशन से पहले इंडिया में हॉकी खेली जाती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान, तब पाकिस्तान तो जब इंडिया ने मेडल लिए थे ना गोल्ड में, तब पाकिस्तान नाम का कोई देश भी नहीं था। तब तो पाकिस्तान नाम की कोई टर्म भी नहीं कॉइन की गई। तब हिंदू मुस्लिम जितने भी प्लेयर्स थे ना वो सब एक साथ थे। जैसे मेजर ध्यानचंद है, ठीक है, इसी तरह दारा सिखो जो थे वो भी इक्विवेलेंट टू मेजर ध्यानचंद थे। वो जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान चले गए और मेजर ध्यानचंद भारत में रह गए। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की, भाई क्रिकेट आपको समझना है, क्रिकेट जो है वो ब्रिटिशर्स की इंटरनेशनल गेम है। क्रिकेट जो है ब्रिटेन में लोग इसको रॉयल गेम मानते थे और लोग इसको एंजॉय भी करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिकेट पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट ने बहुत सारी एशियन कंट्रीज को डोमिनेट किया। ठीक है, आज के बुर्ज खलीफा नहीं, बुर्ज काशी जो है बिल्कुल डिसअपेयर हो चुकी है। रेसलिंग जो है आने वाले टाइम पे बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हमने क्रिकेट इतना प्रमोट हो चुका था वर्ल्ड में कि बाकी रेस्ट ऑफ द गेम्स के बारे में कोई भी बात नहीं होती थी। स्पॉन्सरशिप देखिए क्रिकेट में कितने हैं, हर एक कंपनी क्या करती थी, इसको स्पॉन्सर करती थी क्रिकेट को। जबकि हॉकी जो मेजर गेम थी देश की, जिसने भारत को इतने ज्यादा गोल्ड दिलवाए, वो क्या होगी, डोमिनेट होगी। ये भी बहुत बड़ी गेम है। अगर आप पढ़ोगे धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा किस तरह क्रिकेट ने वर्ल्ड को डोमिनेट किया, क्योंकि ये ब्रिटेन की नेशनल गेम है। क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन दोनों की नेशनल गेम है। इंडिया की नेशनल गेम आज तक उसको पहचान नहीं मिली। अब तक एक अच्छी बात हुई है, जो मेजर ध्यानचंद है, जिनको फादर ऑफ इंडियन हॉकी कहा जाता है, उनके नाम पे डे स्पोर्ट्स डे वापस आ गया, उनके नाम पे रखा गया। पहले स्पोर्ट्स डे मनाते थे हम किसके नाम पे, राजीव गांधी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं था, उनके नाम पे स्पोर्ट्स डे मनाते थे। ठीक है, आपने जब एक मूवी देखी होगी गोल्ड, अक्षय कुमार की थी, ठीक है, हॉकी पे है ना, ठीक है। तो तब ये पार्टीशन के बाद हुई थी। पार्टीशन के बाद पहला हॉकी का गेम खेला गया था जिसमें इंडिया की टीम डिवाइड थी, आधी पाकिस्तान में थी, आधी भारत में थी। दोनों के पास ही प्लेयर अच्छे थे। और एक और बात, पाकिस्तान जब आजाद हुआ उसने पहला अपना प्रेसिडेंट या फादर ऑफ जो नेशन था जिन्ना ही अपॉइंट किया। हम आजाद हुए दोनों एक साथ हुए थे, हमें इतनी फुर्सत नहीं थी कि हम अपने इंडियन भारत के लोगों को अपॉइंट करते ऐसा प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर जनरल। हम इतने भारत के लोग इतने बिजी थे, उन्होंने सबसे पहले अपॉइंट किया लॉर्ड माउंटबेटन को। रीजन क्या है अब आप कल मुझे बताओगे। व्हाई लॉर्ड माउंटबेटन इज अपॉइंटेड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, 3-4 साइड से पढ़ के आना मुझे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचायत, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ पंचायती राज का भी मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगी। पंचायत जो है इंडिया में है, इंडिया ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपको डिजिटल पेमेंट को, पंचायती जितने भी इंडिया में पंचायत हैं उनको डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्ट करना है। ठीक है, उसके लिए एक संबंध दे दिया गया इस तरह का कि जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो भी क्या होना चाहिए, डिजिटल।
जब डिजिटल होगा तो इसमें बीच वाले का तो कोई फायदा तो होने वाला नहीं ट्रांजैक्शन में, तो अब यहाँ भी क्या है, फेयर होने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटर इशू बाय द पंचायती राज मिनिस्टर। सेक्रेटरी पंचायती राज मिनिस्टर जो है सुनील कुमार ने कहा है कि 98% जो भारत में पंचायत हैं ऑलरेडी स्टार्टेड यूपीआई बेस्ड पेमेंट। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती है। 40% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत में होती है। आप पंचायत राज की थोड़ी हिस्ट्री देखिए। सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा था गांव स्वच्छ शहर स्वच्छ, शहर स्वच्छ स्टेट स्वच्छ, स्टेट स्वच्छ तो देश स्वच्छ। तो सबसे पहले पंचायत, वैदिक पीरियड में भी भारत में इस तरह की मान्यता थी। गांधी जी ने अपनी एक बुक में लिखा है कि जब ब्रिटिशर्स भारत से जाने वाले थे ना, वो कूड़े को घर से बाहर फेंकते, सड़कों में फेंकते थे, गार्बेज को सड़कों में बिखेर देते थे, गंदा करते। और भारत में अगर हम वैदिक लिटरेचर को देखें तो बोलते थे कि हर जगह को साफ रखना चाहिए, ताकि जहाँ पे जगह को साफ नहीं रखा जाता वहां पे सरस्वती का वास नहीं होता। ठीक है, अब ब्रिटिशर जब जाने लगे तब इन्होंने जितना भी गंद होता था वो सड़कों में फेंकते जाते थे। महात्मा गांधी ने एडवोकेट किया पंचायती राज को इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ही पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है। दोनों की बात गांधी जी ने की। जवाहरलाल नेहरू ने नागौर राजस्थान में, नागौर राजस्थान में है, 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी में क्या किया, पंचायती सिस्टम को यहाँ पे इनॉग्रेशन किया, इसको रखा गया। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी ग्राम सभा थ्रू, गांधी जी वांटेड ग्राम सभा थ्रू पंचायती राज। किससे लाना चाहते थे, पंचायती राज सिस्टम से लाना चाहते थे। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट, नेहरू इनॉग्रेटेड पंचायती राज इन आंध्र प्रदेश ऑन अक्टूबर 11, 1959। 1959 में देश में पंचायती राज नहीं आया भाई, 1992 में इम्प्लीमेंट हुआ, एक्ट पास हुआ, 93 में एनफोर्स हुआ, और फिर 93 में क्या हुआ, पंचायती राज सिस्टम जो है पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हुआ। अक्टूबर 11, 1959 में यहाँ पे दुशहरा, ऑन द ओकेजन ऑफ दुशहरा, द सिस्टम धीरे धीरे ये सिस्टम पूरे देश में फैलता गया और 1992 में इस सिस्टम को मॉडिफाई किया गया। अब इस सिस्टम को लाने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, पीवी नरसिम्हा राव जो थे 93 में भारत के प्राइम